देखिए, इस वीडियो में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि अगर आप एक तरफ फ्लैट लेते हैं और एक तरफ किराए पर रहते हैं बड़ी सिटी में, तो उसके क्या-क्या आपके फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं। होम लोन और रेंट का हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। एक तरफ आपने होम लोन लिया है और एक तरफ आप सिटी में रेंट पर रह रहे हैं। एक तरफ आपने क्या लिया, होम लोन लिया है और एक तरफ आप सिटी में रेंट पर रह रहे हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? तो देखिए, जब भी हम घर लेते हैं तो ज़्यादातर घर की जो ईएमआई है वो 20 साल के लिए ईएमआई बन जाती है। कितने साल के लिए बन जाती है? 20 साल की लगभग आपकी ईएमआई बन जाती है जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं। और उसके बाद में हम देखें कि जो डाउन पेमेंट का जुगाड़ है वो हम इधर-उधर से कर लेते हैं, 90% के आसपास या 95% के आसपास तो लोन मिल ही जाता है। तो जैसे हमने मान लीजिए कि कोई 2 बीएचके फ्लैट खरीदा, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार है, अगर 2 बीएचके फ्लैट खरीदेगा तो लगभग जो नॉर्मल सिटी रहेगी जैसे दिल्ली, मुंबई, इस तरह की सिटी रहेगी, ऑन एन एवरेज मध्यम वर्ग के परिवार के लिए रीजनेबल प्राइस में भी खरीदेगा तो वो 40 लाख रुपए का यहाँ पर फ्लैट पड़ने वाला है। कितने लाख रुपए का पड़ने वाला है? 40 लाख रुपए का मान लीजिए फ्लैट पड़ने वाला है। 40 लाख के फ्लैट में हम मान लेते हैं कि उसने 15% डाउन पेमेंट दे दिया। 15% डाउन पेमेंट मतलब कि 5-6 लाख रुपए हो गया उसका। 5-6 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट दे दिया। और अगर घर लिया है तो गृह प्रवेश से पहले फर्नीचर और बाकी चीज़ों में 4-5 लाख रुपए और खर्च हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इस तरीके से मतलब टोटल उसका 10 लाख रुपए यहाँ पर खर्च होने वाला है। 40 लाख का फ्लैट लिया है, 10 लाख रुपए इधर खर्च होने वाला है। बाकी उसको लोन लेना पड़ेगा। अब लोन लिया है, मान लीजिए उसने लोन लिया है वो 35 लाख का उसने लोन लिया, 95% भी उसने करवा लिया। चलो 5-6 लाख, 35 लाख का 10% इधर हो गया, 15% इधर हो गया, मतलब कि 35 लाख का उसने लोन करवा लिया है। 35 लाख का उसको लोन करवाना पड़ेगा, 10% इधर हो गया, 90% का लोन करवा लिया, मतलब 35 लाख का उसने लोन करवा लिया। लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, वो कितना है? 9% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पर। अब उसको 20 साल तक ईएमआई देना है तो इसका ईएमआई लगभग कितना आएगा? 35 लाख का लगभग जो ईएमआई आने वाला है वो आएगा 31,490। कितना आएगा? 31,490 रुपये ईएमआई इसका बैठने वाला है, मतलब डाउन पेमेंट के अलावा भी इतना इसका बैठने वाला है। और इतना तो ईएमआई उसको कितने देना है? 20 साल तक देना है। ये तो कितने साल तक देना है? ये 20 साल तक देना है उसको। और ये 10 लाख रुपए उसके एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, मतलब ये दोनों को मिला करके जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो फाइनल आएगा। अगर आप इसकी जगह रेंट पर रहते हैं तो रेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर हम कर रहे हैं फ्लैट का कैलकुलेशन, मतलब कि आपने खरीदा है, परचेज किया है, ठीक है। और इधर हम कैलकुलेशन करेंगे, वो रेंट का कैलकुलेशन करेंगे कि मान लो आप रेंट पर रह रहे हैं तो आपका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 15,000 रुपये आपका रेंट लग रहा है। साल का 4% के आसपास इंक्रीमेंट बढ़ेगा, मतलब कि बढ़ता है तो 4% ही बढ़ता है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मुंबई में, तो मुंबई में ये रूल है कि 4% से ज़्यादा रेंट है वो बढ़ा नहीं सकता एक साल में। 4% ही मैक्सिमम रेंट बढ़ा सकता है। ये रेंट कंट्रोल का, मतलब मुंबई का जो रेंट कंट्रोल है उसका रूल है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लो 15,000 रुपये में आप रेंट पर रह रहे हैं। जो आपकी स्थिति है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इससे मैं 15,000 मान करके चलता हूँ कि 15,000 में आप नॉर्मल जगह पर रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि ये 31,000 आप ईएमआई यहाँ पर देने वाले थे, 15,000 आपने रेंट में दे दिया, तो बचा कितना आपके पास में? 16,000 रुपये बचा। अब 16,000 रुपये को आप अच्छी से इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी प्लानिंग लगा करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ये जैसे कि एसआईपी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, या इस तरीके से कोई शेयर मार्केट, या इस तरीके कोई बिना रिस्क वाला, ज़्यादा रिस्क नहीं और नॉर्मल रिटर्न दे दे। बेहतर रिटर्न वाले बहुत सारे ऑप्शन आजकल हैं जो कि रिटर्न देते हैं अच्छा खासा। लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज करेंगे, एसआईपी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। एसआईपी अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अगर आप 10-12% रिटर्न देने वाली एसआईपी भी आप ले लेते हैं, कितना परसेंट? 10 से 12% रिटर्न देने वाली एसआईपी भी अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर, 16,000 रुपये महीने का अगर उसमें आप खर्च कर रहे हैं, 10 से 12% एसआईपी देने वाली में भी,
तो 20 साल के बाद में लगभग ये कितना हो जाएगा, ये 20 साल के बाद में लगभग आपका हो जाएगा 1,60,00,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 1,60,00,000 रुपये हो जाएगा लगभग 10 से 12% रिटर्न अगर ये SIP देगा। ये यहाँ पर 20 साल में हो रहा है 1,60,00,000 रुपये। और 20 साल में इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा, अगर 20 साल बाद इस प्रॉपर्टी का वैल्यू लें, जो आपने 40 लाख का लिया है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होने वाला है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी 20 साल में आप ये जो इन्वेस्ट करने वाले हैं 16,000 के हिसाब से, ये इन्वेस्ट कितने हो जाएंगे आपके 20 साल में। रेंट को तो आप भूल जाइए, रेंट तो आपका फालतू गया। चलो 16,000 के हिसाब से 20 साल में आपका इन्वेस्ट जो होने वाला है करीब 38 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 लाख रुपए आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा SIP में। और 38 लाख आपके बन जाएंगे 1,60,00,000, मतलब कि लगभग हम कह सकते हैं 4 गुना से ज़्यादा हो गया, 4 गुना के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये 4 टाइम्स बन जाएगा। अगर SIP 10 से 12% दे रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कोई ऐसी SIP में लगा दिया पैसा, जो SIP आपको 15% रिटर्न दे रही है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई SIP हो 15% रिटर्न भी आपको देती है, तो यही पैसा आपका जो 1,60,00,000 था, वो करीब आपका कितना हो जाएगा, 2,42,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,42,00,000। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप SIP में पैसा है वो इन्वेस्ट करें, ना कि किसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोन के चक्कर में पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप SIP में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ना कि लोन के चक्कर में पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 2,42,00,000 रुपये। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आपके, ये देखिए, ये जो आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, वो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हो रहा था आपका, वो इन्वेस्टमेंट भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट को भी आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये इन्वेस्टमेंट आपने अच्छी जगह पे खर्च कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो 2,42,00,000 तो ये हो गए हैं, लगभग 1,60,00,000 भी मान लो चलो। और 10 लाख रुपए को अगर अपने एक अच्छी जगह पे खर्च कर दिया, तो ये फिर 20 साल बाद में कितना हो जाएगा, 20 साल बाद में अगर 12% साल के हिसाब से भी रिटर्न माने, मतलब 12% रिटर्न माने 20 साल में 12% सालाना के हिसाब से भी, ये 97 लाख रुपए होगा। कितना होगा, 97 लाख रुपए। जो 10 लाख रुपए की बता रहे हैं हम, ये 97 लाख हो जाएगा 20 साल में, 97 लाख। या फिर आपने 15% के हिसाब से रिटर्न में दिया, मतलब 15% रिटर्न में दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1,64,00,000। कितना हो जाएगा, 1,64,00,000। अगर 15% रिटर्न में दिया, तो 15% रिटर्न में तो शायद मिले ना मिले, लेकिन 10-12% तो मिल ही जाएगा, मतलब 97 लाख ही हो जाएगा। और अगर आपने घर खरीदने का निर्णय लिया, जैसे मान लो मैं फ्लैट खरीदने का निर्णय लेता हूँ, ठीक है, तो अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपको कर्ज से फ्री होने में 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना EMI जाएगा, 31,000 रुपये EMI जा रहा है, मतलब 20 साल आपको कर्ज से फ्री होने में लग जाएंगे। और आपका घर अभी 40 लाख रुपए में आपको मिल रहा है, यानी 20 साल बाद में अगर उस फ्लैट की जो कीमत की बात करें, 20 साल बाद में वो 3 गुना रिटर्न दे देगा। मान लो 40 का ये हो जाएगा 1,20,00,000। 20 साल बाद में कितना हो जाएगा, 1,20,00,000। अच्छी जगह पर घर है, नॉर्मल रिटर्न भी देगा, तो 1,20,00,000 रुपये ये हो जाएगा। ये घर आपने खरीदा है वो 1,20,00,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 20 साल में, ये 1,60,00,000 रुपये हो रहा है, मतलब 40 लाख रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। नॉर्मल रिटर्न की बात करें, 10 से 12% रिटर्न मिल रहा है, और इधर 8-9% रिटर्न मिलता है। मतलब कि अगर हम रियल इस्टेट की बात करें, तो रियल इस्टेट का जो रेट इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है, वो रियल इस्टेट फ्लैट का जो रेट है वो 7 से 8%, 6 से 8% ही सिटी में बढ़ता है हर साल, 6 से 8%। मतलब 40 लाख का फ्लैट आपका नॉर्मल 1,60,20,00,000 रुपये का आराम से हो जाएगा। यानी जो फ्लैट आप आज 40 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, उसकी कीमत 20 साल बाद में
1,20,00,000 रुपये हो जाएगी। और पुराने घर में की वैल्यू अगर मेरे 20 साल बाद में तो डायरेक्ट कोई खरीदेगा नहीं, 30 साल बाद या रीडेवलपमेंट में जाएगा तभी घर खरीदेगा वो। तो रीडेवलपमेंट के बाद में मान लो कीमत हो सकता है बढ़ जाए, 20 की जगह 30 साल का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं घर में 30 साल के लिए, तो फिर ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 30 या 35 साल के बाद में रीडेवलपमेंट होता है उस प्रॉपर्टी का, तो फिर कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं किराए पर रहते हुए ईएमआई वगैरह में आप निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 साल में कितना हो रहा है, 2,42,00,000, 1,66,00,000, मतलब 3 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास यहाँ पर आपका हो रहा है। 4 करोड़ रुपए का फंड हो रहा है यहाँ पर, जब आप किस में ले रहे हैं, रेंट का काम कर रहे हैं, आप रेंट पर रह रहे हैं, तो आपका 4 करोड़ रुपए का लगभग जमा हो रहा है। ठीक है, और अगर 15% रिटर्न के हिसाब से अगर आपने लिया, अगर 12% रिटर्न भी, ये हमने लिया है 4 करोड़ कितने 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगर 15% के हिसाब से कैलकुलेट ना करके हम 10 से 12% के हिसाब से भी कैलकुलेट करें, मतलब 10-12% आपको रिटर्न मिलता है, तो अभी 20 साल के बाद में जो आपका फंड होने वाला है वो लगभग 2.5 करोड़ होने वाला है। कितना होने वाला है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ कब है, जब आपने एसआईपी 10 से 12% रिटर्न में लगाया है। और ये 4 करोड़ कब होने वाला है, जब एसआईपी आपको 15% रिटर्न दे रही है। तो 10 से 12% तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि बैंक है वो भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है वो 10-12% लेती है, 9% रिटर्न भी मानते हैं, तो ये 2.5 करोड़ तो यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, और किराए पर रहते हुए आपने इन्वेस्ट करना है या घर खरीदना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,20,00,000 हो रहा है, और यहाँ पर सीधा 2.5 करोड़ हो रहा है, मतलब कि सीधा सीधा 70-80 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन ये तब है जब आप 20 साल के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। कितने साल के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, ये 20 साल के लिए आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो 2.5 करोड़ में उस समय पे अगर घर की कीमत मान लो 1,20,00,000 रुपए रहे, तो जो आज आप एक घर खरीद रहे हैं, एक घर खरीद रहे हैं ये वाला घर, यहाँ पर कितने घर खरीद सकते हैं, 2 घर खरीद सकते हैं यहाँ पर एक साथ। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, अगर इमोशनली हम अटैचमेंट देखें, घर से इमोशनली अटैचमेंट देखें, अगर आप खुद के घर में रहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे 20 साल ज़िंदगी के जो वैल्यूएबल टाइम है उनमें आपको किराए पर रहना पड़ेगा। तो किराए पर रहना पड़ेगा तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना अपना जो प्रॉपर्टी है उसमें अपना अलग तरीके से रह सकते हैं। बार बार जैसे रूम शिफ्ट करना, इस तरीके की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आएंगी। आपको रेंट पर रहते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम आपको आती है, रूम शिफ्ट करने की प्रॉब्लम आती है, या कहीं पर कुछ फैसिलिटी मिल रही है कहीं पर नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो और ज़िंदगी के जो 20 साल है वो आप रेंट में गुजार देते हैं, मतलब रेंट वाली प्रॉपर्टी पे रहते हैं, तो रेंट वाली प्रॉपर्टी पे रहने पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो क्रिएट करना पड़ता है। और एक अपना अगर होता है, बाकी इमोशनल अटैचमेंट होता है वो आपका डिसीजन रहता है। बाकी एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि आप एक शहर में बन जाते हैं। अगर आप एक शहर में रह रहे हैं लंबे समय के लिए, आपको एक शहर में रहना है, तो आपको प्रॉपर्टी मतलब कि लेने में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, मतलब ना ज़्यादा फायदा होगा ना ज़्यादा नुकसान होगा। वो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके की कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखें, रियल एस्टेट है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कभी भी होशियारी वाला काम नहीं रहता है, वो आपको देख लेना है, क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट वाला काम रहता है। इमोशनल अटैचमेंट मतलब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से जो लाइफ का क्वालिटी है उस पर आपको ध्यान देना है कि लाइफ का क्वालिटी क्या रहेगा। ठीक है, और ईएमआई आपका रहेगा तो 20 साल आप टेंशन में रहेंगे। और नौकरी के संकट आ गया, नौकरी पे संकट आ गया तो आप फिर परेशान होना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ऊपर आर्थिक संकट है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अगर आपका लंबे समय तक शहर में रहने का प्लान है, जैसे कि हर महीने करीब हम 15,000 रुपये किराए पर दे रहे थे, अब ये हर महीने 15,000 दे रहे थे, ये हर महीने 4% रेंट बढ़ेगा भी, तो अगर ये 4% रेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर ये 4% बढ़ेगा रेंट, यहाँ पर हम 10 से 12% रिटर्न पे खर्च कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिटर्न कितना आएगा, 7-8% ही आएगा या 8-9% आएगा। 7-8% या 8-9% ही रिटर्न देगा अगर हम रेंट पे रह रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे 8-9% रिटर्न दे रहा है ये, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें 6 से 8% रिटर्न दे रही है, तो इसका मतलब अगर हम एक साल एक शहर में 10 से 20 साल तक कंटिन्यू रह रहे हैं, तो ये ना ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा ना लॉस, मतलब बराबर का मामला हो जाएगा। ये 8-9% है, ये 6-8%, मतलब 1-2% का फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब अगर आप 20 साल तक एक शहर में रहने वाले हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना प्रॉपर्टी, मतलब मीडियम साइज़ का उतना ले लेना चाहिए। 20 साल के लिए, 30 साल के लिए रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लेना उतना ज़्यादा आपका नुकसान वाला डिसीजन है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ना ज़्यादा नुकसान होने वाला, क्योंकि ये रेंट है, ये भी यहाँ पर 4% के आसपास सालाना बढ़ेगा, और यहाँ पर 10 से 12% एसआईपी में आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो 8-9% के आसपास ये रहने वाला है। ठीक है। दूसरा, अगर आप ये जैसे आपने रेंट पे लिया, 20 साल के लिए रेंट पे लिया, तो यहाँ पर आपको एचआरए का भी फायदा होगा, हाउस रेंट अलाउंस का फायदा होगा, मतलब टैक्स में आपको छूट मिलेगी। मतलब 20% टैक्स ब्रैकेट में अगर आप आते हैं, कौन से ब्रैकेट में आते हैं, 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपका जो इफेक्टिव रेट है, ये 15,000 इफेक्टिव रेट आने वाला था, ये रेंट जो आपका 15,000 लगने वाला था, 20% टैक्स टैक्स की अगर सेविंग कर लें हम यहाँ पर, तो इफेक्टिव रेट यहाँ पर 12,000 ही आने वाला है आपका। कितना आने वाला है? 12,000। यानी कि आपको सालाना कितना रुपये किराया पर चुकाना पड़ेगा? एक साल में लगभग आपको किराए पर जो चुकाना पड़ेगा 12-12 144, मतलब कि 1,44,000 आपको किराए पर चुकाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये किराया 8% सालाना की दर से बढ़ता है, वैसे तो 4% ही बढ़ता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 8% ये किराया बढ़ रहा है सालाना, तो 20 साल में करीब आपको किराए में देने होंगे, वो कितने देने होंगे 20 साल में? 66 लाख रुपए आप किराए में दे देंगे। कितने दे देंगे? 66 लाख रुपए यहाँ पर किराए में दे देंगे। रेंट का आपने डिसीजन लिया है, रेंट पर लेने का, तो 66 लाख रुपए आप यहाँ पर किराए में दे देंगे। और टैक्स में अगर छूट नहीं भी मिलती है, तो करीब करीब आप यहाँ पर 80 लाख रुपए किराए में देते हैं। मान लो टैक्स में आपको छूट नहीं मिली किसी वजह से, तो यहाँ पर 80 लाख रुपए है, आप किराए में दे देंगे। ठीक है। तो अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको फ्लैट खरीदने के बजाय किस पे फोकस करना चाहिए? लैंड खरीदने पे फोकस करना चाहिए, मतलब ज़मीन खरीदना चाहिए आपको। फ्लैट के बजाय ज़मीन खरीदना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लैंड से जुड़ा हुआ घर आपको खरीदना चाहिए। लैंड से जुड़ा घर नहीं मिल रहा है, तो केवल हम लैंड खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। फ्लैट के मुकाबले अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो वो ज़्यादा रिटर्न देता है। और किसी भी शहर में अगर आप लंबे समय तक रह रहे हैं, मतलब 8-10 साल आप कंटिन्यू रहने वाले हैं शहर में, या 10 से 20 साल आप कंटिन्यू शहर में रहने वाले हैं, तो फिर आप फ्लैट खरीद सकते हैं। और दूसरा, फ्लैट खरीदते समय आपको ये जब आप 8-10 साल या 20 साल रह रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कैलकुलेशन आपके पास में आ जाएगी। ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 66% बैठ रहा है और यहाँ पर 8-9% बैठ रहा है, मतलब 10 से 20 साल अगर एक शहर में रह रहे हैं, तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा, ना ही यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक है। और जब आप लोन की कैलकुलेशन करते हैं, तो सिर्फ आपको ये देखना, जो भी आपका सैलरी है, मान लो आपका 40,000 सैलरी है, तो आपको 10,000 ही आपका ईएमआई होना चाहिए, मतलब 25% ही आपका होम लोन का ईएमआई होना चाहिए। 25% हिस्सा ही आपको होम लोन का ईएमआई करवाना है, ज़्यादा ईएमआई नहीं करवाना है। सैलरी का मैक्सिमम 25% हिस्सा ही हमें होम लोन की ईएमआई में करना चाहिए, वही सही डिसीजन रहेगा। नहीं तो फिर जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो इंसान की ख़राब होने लगती है और प्रॉब्लम जीवन में आने लगती है। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है, अच्छे से एनालिसिस करके बताया है। बाकी आपका फाइनल डिसीजन है कि आपको होम लोन लेना है या नहीं लेना है, लेना चाहिए, फ़ायदेमंद रहेगा, नुकसानमंद रहेगा, वो आप इन सभी चीज़ों को, फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आप अगर इसमें मैंने एक चीज़ नहीं जोड़ी है। अगर मैं उस सिटी में नहीं रहता हूँ, इसको रेंट पर देता हूँ, मतलब यहाँ पर जो रेंट लग रहा है मेरा 15,000, ये प्रॉपर्टी को मैं रेंट पर देता हूँ खरीद कर, तो हो सकता है कि मुझे फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। मतलब कि अगर ये मैं रेंट पे रह रहा हूँ और प्रॉपर्टी मैंने ले लिया और इसको रेंट पे दे रहा हूँ, मतलब इसकी ईएमआई, आधा ईएमआई में रेंट से निकाल रहा हूँ।
तो हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हो। वो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपका पर्सनल मैटर रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।